गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 के बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसी के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूँ। आज का जो है क्वेश्चन इतिहास से लिया हूँ। इतिहास का फर्स्ट चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। 2 अंक स्तरीय प्रश्न यूरोप में राष्ट्रवाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है इस क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपके सामने रख रहा हूँ। पहले राष्ट्रवाद के बारे में आप लोग जान लीजिए। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है जो जिस राष्ट्र में रहता है उसके प्रति उसकी भावना, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद से जो क्वेश्चन बन रहा है उसी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, मैज़नी कौन था? ये बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम के व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैज़नी कौन था? मैज़नी के बारे में देखिए, लिखा हुआ है उत्तर। मैज़नी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। एक गुप्त दल था मैज़नी, उसी का सदस्य था कार्बोनरी का। वह सेनापति होने के साथ साथ जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो मैज़नी आप लोगों को समझ में आ रहा है, वो इटली का था, एक राष्ट्रवादी था। ये सब की पॉइंट हो गया आपको एग्जाम के व्यू से। जो मैज़नी इटली का था और राष्ट्रवादी था, और ये कार्बोनरी सदस्य का गुप्त दल था, कार्बोनरी उसका एक सदस्य था। सेनापति के होने के साथ साथ वह जनतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। इस बार 2022 में जो एग्ज़ाम होने जा रहा है इसमें हो सकता है जो मैज़नी के बारे में आप लोगों को पूछा जा सकता है क्वेश्चन 2 अंक स्तरीय प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बन रहा है, मेटरनिख युग क्या है? आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेटरनिख युग क्या है? उत्तर, मेटरनिख युग फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के पश्चात यूरोप के राजनीतिक पटल पर मेटरनिख का उदय एक नए युग का सूचक था। मेटरनिख के बारे में जान लीजिए। जो मेटरनिख एक ऑस्ट्रिया का चांसलर, मान लीजिए चांसलर था, शासक था। यह युग 1815 से 1848 ईस्वी तक रहा। इस युग के बारे में जानने में आप लोगों को ये मदद मिल सकती है, जो 1815 से 1848 ईस्वी तक जो इसका जो शासन चला था उस युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। इस काल में उसने यूरोप के राजनीति को अपने तरीके से संचालित किया। यूरोप की जो राजनीति था मेटरनिख ने अपने हिसाब से संचालित किया। बहुत ही शक्तिशाली शासक था, और ऑस्ट्रिया और पर्सा जो था वो सब भी बहुत शक्तिशाली देश, उस टाइम में शक्तिशाली देश मान लीजिए या जो एरिया मान लीजिए वो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। अगर अभी इस चैनल पे आप नए हैं, नए आदमी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जो नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को समय से और आप वीडियो को देख पाए। एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी की एकीकरण की एक मूल बाधा जो थी वो ऑस्ट्रिया, उसी के बारे में देख लेते हैं। उत्तर देख लीजिए। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं बहुत सारी थी, जैसे कि परिसंघ ने जर्मन एकीकरण को रोक दिया। परिसंघ जो था वो जर्मन एकीकरण को रोक दिया था क्योंकि इसने ऑस्ट्रिया की स्थिति को सुरक्षित कर लिया, ऑस्ट्रिया की स्थिति को सुरक्षित कर लिया और एकीकरण को बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन जर्मन एकीकरण के लिए मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया और पर्सिया के बीच प्रतिद्वंदिता थी। ये कहता था ऑस्ट्रिया और पर्सिया जो हम शासन करेंगे, और ऑस्ट्रिया कहता था हम करेंगे, पर्सिया कहता था हम करेंगे। इस दोनों का हम की जो लड़ाई थी यही जर्मनी के एकीकरण की बहुत सारी बाधा बनती थी।
कहता प्रतिद्वंद्वी थी, न तो दूसरे के लिए उपज होगी और न ही एकजुट होने की इच्छा थी, क्योंकि वे सत्ता खो सकते थे। इसलिए ऑस्ट्रिया सोचता था जो हम सत्ता खो देंगे, पर्सिया सोचता था हम सत्ता खो देंगे। ये हम की लड़ाई थी, यही एकीकरण की मुख्य बाधा थी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखे हैं। ये चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, जो यूरोप में राष्ट्रवाद है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन बन जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति, 1848 ईस्वी में फ्रांस में एक बहुत ही भयंकर क्रांति हुई थी, उसके बारे में कह रहा है, उसका कारण क्या था? 1848 ईस्वी की क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिप वहाँ का शासक था, राजा था। लुई फिलिप की आंतरिक और बाह्य नीतियाँ थी, माने आंतरिक नीति और बाह्य नीति यानी बाहरी नीति, जिनके कारण फ्रांस में उसका शासन अलोकप्रिय हो गया। अलोकप्रिय हो गया मतलब वहाँ का जो था जनता इससे मतलब संतुष्ट नहीं रहा। वहाँ भुखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई, यही सब वहाँ का मूल कारण था। 1848 ईस्वी में फ्रांस में जो क्रांति हुई वह केवल फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, वरन ये इस क्रांति की चपेट में संपूर्ण यूरोप आ गया था। और इसी क्रांति के कारण फ्रांस का जो राजा जो था वो बेचारा चला गया और कहा जो अब हम सत्ता में नहीं रहेंगे। लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया, वहाँ भयंकर क्रांति हुई थी 1848 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर से 5 क्वेश्चन मैंने लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के भी से, चैप्टर नंबर 1 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इटली जर्मनी एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इटली और जर्मनी का जब जो एकीकरण हुआ तो उसमें ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? यही बाधा बनता था, इसका क्या भूमिका बाद में रहा? इसका उत्तर देखिए। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। अभी आपको बोले थे हम, जो ये बहुत ही बाधा बना था। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। ऑस्ट्रिया ने हस्तक्षेप कर दिया था और जनवादी आंदोलन नहीं होने दे रहा था इटली में। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था। पुरातन व्यवस्था को समर्थक था, मतलब ये राजा वाला जो शासन था उसका समर्थक था। ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। ऑस्ट्रिया बहुत ही शक्तिशाली देश मान लीजिए या एरिया मान लीजिए उस साइड का था। अतएव काबूर ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया। काउंट काबूर जो थे ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस का साथ मांगा था और उससे के साथ क्रीमिया के युद्ध में भाग लिया और फ्रांस का राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया। 1860-61 ईस्वी में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मेडोना, टस्कनी, फव्वारा, बेलाडोना आदि को मिला लिया 1860-61 ईस्वी में। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेज़िनी, काबूर और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। विक्टर इमैनुअल वहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। मेज़िनी, काबूर और गैरिबाल्डी जर्मनी और इटली के एकीकरण में बहुत सारा योगदान दिया। इन तीनों का नाम बहुत ही लिया जाता है, जो यही तीनों के कारण वहाँ का एकीकरण हो सका। चलिए अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247। अगले चैप्टर का मैं VVI क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन जितना क्वेश्चन दूंगा उसको आप लोग बखूबी याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, तो हो सकता है आप लोगों को सभी से सभी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएगा। अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएँ, जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन समय से पहुँच जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।